तो स्वागत करते हैं आप सभी का फिजिक्स का चैनल में। और पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्लक्स के बारे में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गॉस थ्योरम के बारे में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं या जान लेंगे कि दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, इसका स्टेटमेंट भी याद करेंगे। स्टेटमेंट क्या बोलता है इसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पीछे पढ़ा था वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। इस बात पे ध्यान देना कि गॉस थ्योरम किन पे एप्लीकेबल होती है, सिर्फ क्लोज्ड सरफेस पे। इज ऑलवेज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन टाइम्स। ये हमेशा किसके बराबर होगा? 1/एप्सिलॉन इनटू टाइम्स, मतलब इनटू द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। ठीक है, सरफेस, ये क्लोज सरफेस है, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया हुआ है, यानी कि कैप्चर किया हुआ है, यानी कि घेरा हुआ है उसके। तो मैं समझाता हूँ। सपोज हमारे पास ये एक क्लोज सरफेस, स्फीयर एक सबसे अच्छा क्लोज सरफेस है जो चारों तरफ से बंद हो, ऐसा क्लोज सरफेस। ठीक है, क्लोज सरफेस क्या होता है? ऐसा सरफेस जो एक वॉल्यूम को कवर कर रहा हो और उसका एक एरिया भी हो, तो उसको हम क्लोज सरफेस कह देते हैं। ठीक है, तो एक क्लोज सरफेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक स्फीयर है। ठीक है, क्लोज सरफेस स्फीयर, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, क्लोज्ड स्फीयर, एक क्लोज्ड स्फीयर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड स्फीयर, क्लोज सरफेस, इससे कितना फ्लक्स जा रहा है वो किसके बराबर होगा? हमेशा होगा बराबर, इसका जो फ्लक्स होगा वो हमेशा बराबर होगा किसके? 1/एप्सिलॉन टाइम्स चार्ज एनक्लोज। इसके अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है वो टोटल निकाल लो, कैलकुलेट कर लो। जितना भी होगा क्यू एनक्लोज्ड के, ENC मतलब एनक्लोज्ड के, हमेशा इसके बराबर आएगा अगर सरफेस क्लोज है तो यहाँ पर सबसे मेन बात पता है क्या है? कि शेप, साइज, कुछ भी हो, कैसा भी हो, एनीथिंग, फ्लक्स हमेशा इतना ही आएगा। फ्लक्स हमेशा कितना आएगा? इतना। मतलब ये जो फ्लक्स है, क्लोज सरफेस अगर हो गया है ना बेटा, तो फ्लक्स उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता, मतलब इंडिपेंडेंट होता है फ्लक्स। फ्लक्स शेप और साइज से इंडिपेंडेंट होता है अगर सरफेस कैसा हो, प्रोवाइडेड सरफेस इज क्लोज्ड सरफेस। ओके, तो यही है हमारी गॉस थ्योरम। अब देखो, अगर इसका एक छोटा टुकड़ा होता है, यहाँ छोटा पोर्शन होता है DA एरिया का, कितने एरिया का? DA एरिया का, तो इससे मैं फ्लक्स क्या लिखता? इससे मैं लिखता E.DA, E.DA, ये लिखता फ्लक्स। पर पूरे स्फीयर से फ्लक्स कितना लिखूंगा भाई? ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है, इससे फ्लक्स कितना लिखूंगा? मैं लिखूंगा इसका इंटीग्रेशन, तो पूरे का आ जाएगा इज इक्वल टू, तो फ्लक्स की वैल्यू ये लिख दी, इधर इसको एज इट इज छाप दो, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बट ये सरफेस कैसा है भाई जी? प्रोवाइडेड, मैंने बोला ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सरफेस क्लोज। तो सरफेस क्लोज है ये बताने के लिए इंटीग्रेशन के यहाँ पे सर्कल लगा दिया, बस। इसका कोई अलग मतलब नहीं है, कोई नया तरीके का इंटीग्रेशन नहीं है ये बस ये कह रहा है कि एरिया के रिस्पेक्ट में, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, देखो एरिया के रिस्पेक्ट, जिसके आगे D लगा होता है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं, तो एरिया के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं और एरिया क्लोज है। ओके, तो मैं स्टेटमेंट थोड़ा ठीक से लिख देता हूँ कि टोटल फ्लक्स यानी कि E.DS एक छोटे पोर्शन से निकालो, उसको इंटीग्रेट कर दो पूरे क्लोज सरफेस के रिस्पेक्ट में, वो हमेशा इक्वल आएगा क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज था अपॉन एप्सिलॉन नॉट इसके।
ठीक है। अगर क्लोज सरफेस के अंदर एप्सिलॉन आर मीडियम भरा हुआ है, एप्सिलॉन आर इज फिल्ड इनसाइड क्लोज्ड सरफेस, अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर एप्सिलॉन आर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भर दिया गया है, तो तब फ्लक्स आप लिखोगे क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, एप्सिलॉन आर भी आएगा। तो क्योंकि डिवाइड कर दिया है आपने तो फ्लक्स कम हो जाएगा। अगर एरिया, क्लोज एरिया या क्लोज सरफेस के अंदर हमने एयर भरी है तो उसका जो फ्लक्स होगा वो जो भी होगा, अगर कोई मीडियम भर दिया तो फ्लक्स उतना कम हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लक्स है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मीडियम जो भर दिया उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है तो फ्लक्स कम हो जाएगा। ये है गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट अगर बोर्ड में पूछता है तो आपको ये लाइन लिखनी है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is always equal to the 1 upon epsilon naught times charge enclosed by the surface। ठीक है, ये द हटा देना है यहाँ से, always equal to 1 upon epsilon naught times the charge enclosed by the surface। ठीक है, और ये स्टेटमेंट लिख देना और ये स्टेटमेंट, इतना लिखोगे तो 1 मार्क्स आपका कहीं नहीं गया, 1 मार्क आपको मिल जाएगा इजीली। ठीक है, ये हो गया स्टेटमेंट। अब करते हैं गॉस थ्योरम को प्रूफ। आइए देखते हैं गॉस थ्योरम का प्रूफ। तो गॉस थ्योरम प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम ले लेते हैं क्लोज सरफेस जो कि स्फेयर होगा हमारा, और उसका सेंटर ले लेंगे कोई O, और इसकी जो रेडियस होगी वो होगी R। एक बात हम जानते हैं कि रेडियस हमेशा सरकमफेरेंस पर परपेंडिकुलर होती है, मतलब रेडियस हमेशा किसी भी पॉइंट पे सर्कल के या स्फीयर के 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पर एक छोटा पोर्शन है, ये रहा, मतलब एक पॉइंट है यहाँ पर स्पेशली P। ठीक है, इस पॉइंट का नाम क्या है, P। और भाई इस पॉइंट की भी फिर यहाँ से डिस्टेंस क्या होगी, R। अब ये पॉइंट बहुत छोटा है तो इसका जो एरिया होगा वो होगा DA। कितना होगा, DA। और एरिया हमेशा नॉर्मल, एरिया की डायरेक्शन मैं बता चुका हूँ, वो नॉर्मल होती है सरफेस के, n कैप। और रेडियस मैंने बोल ही दिया सरफेस पे परपेंडिकुलर होती है, तो यानी कि इस सिस्टम का r कैप और n कैप दोनों के दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। r कैप मतलब रेडियस के अलोंग यूनिट वेक्टर, और n कैप मतलब एरिया के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। क्योंकि रेडियस सरफेस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इस सरफेस का परपेंडिकुलर और रेडियस दोनों सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, आई होप समझ में आ ही गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ, इस सरफेस का नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर और इस सरफेस के लिए r कैप सेम डायरेक्शन में होंगे, क्योंकि रेडियस ही नॉर्मल होती है सरफेस का। और इसी पॉइंट पर Q चार्ज रख दिया गया है, तो फ्लक्स थ्रू पॉइंट P, इस P पॉइंट से कितना फ्लक्स जा रहा है। अब आप बोलोगे सर जी पॉइंट से नहीं जाता है फ्लक्स, फ्लक्स तो एरिया को पास करता है। मैं कह ही रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है इतना छोटा है कि इसका एरिया DA है, बहुत स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल एरिया। तो कितना फ्लक्स जाएगा सर जी, बहुत छोटा फ्लक्स, d फाई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है तो इसलिए E भी लगा दो, वैसे नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बट E लगा देंगे तो अच्छा दिखेगा, डेरिवेशन बेटर लगेगा। वो होगा, क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट DA। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस Q चार्ज की वजह से इस R डिस्टेंस पे कितना होगा वेक्टर फॉर्म में, सर जी डायरेक्शन तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन होगी R कैप। पता है प्लस Q चार्ज है, ये कैसा चार्ज है, प्लस Q, तो डायरेक्शन क्या होगी R कैप। और वैल्यू क्या होगी, आओ देखते हैं, 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन आर कैप डॉट एरिया हो गया डी ए, वैल्यू हो गई एरिया की डी ए और डायरेक्शन हो गई एन कैप, या मैंने बोला था एन कैप ही आर कैप है तो ये लिख लो। फिर आर कैप डॉट आर कैप 1 हो गया, तो फ्लक्स कितना बना, एन कैप ही आर कैप है भाई लोग हैं, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें किसी को भी, क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी ए। तो ये तो पी पॉइंट से फ्लक्स है, तो कंप्लीट फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स थ्रो स्फीयर, टोटल फ्लक्स थ्रो स्फीयर, और स्फीयर कैसा सरफेस है, क्लोज्ड सरफेस, तो भाई जी टोटल फ्लक्स हो गया डी फाई का इंटीग्रेशन, डी फाई का इंटीग्रेशन, ओके। तो जी टोटल फ्लक्स हो गया यहाँ पे डी फाई यानी कि ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन, और ई डॉट डी ए की हमने पूरी वैल्यू ऊपर निकाल दी है, ये है ई डॉट डी ए, ठीक है। ये पूरा यहाँ से उठाएंगे और ऐसा का ऐसा यहाँ पर हम छाप देंगे। आइए देखिए ये हो गया इंटीग्रेशन क्लोज, और ये पूरा का पूरा उठाएंगे यहाँ से, ठीक है। इसको मारेंगे डुप्लीकेट, और भाई जी इसको उठा के लिख देंगे यहाँ, ये हो गया, ठीक है जी, ये हो गया डी फाई। आओ जी देखो कांस्टेंट कांस्टेंट कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट है, तो सारे कांस्टेंट हम क्या करेंगे बाहर लिख देंगे। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इंटीग्रेशन क्लोज, इंटीग्रेशन किसका बचा, डी का, किसका बचा, डी का। तो अब ये डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, यहाँ डी है, डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए डी ए सब इंटीग्रेट यानी कि जुड़ेंगे जब सबके सब कंटिन्यूसली ऐड होंगे, सम होंगे, इंटीग्रेशन का मतलब ये कंटिन्यूस सम, तो पूरे स्फीयर का एरिया आ जाएगा, और पूरे स्फीयर का एरिया होता है भाई जी 4 पाई आर स्क्वायर। तो हम इजीली हम देख सकते हैं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना बचा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो भाई याद करो इसको, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यू क्या था, इस स्फीयर के अंदर अंदर का चार्ज, तो यही तो गॉस थ्योरम थी कि भाई जितना भी चार्ज स्फीयर के अंदर होगा उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, या 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, उतना फ्लक्स होगा। ये हो गया जी गॉस थ्योरम का प्रूफ, और ये हो गई आपकी गॉस थ्योरम, ठीक है। तो इसे आप एक बार समझ लीजिए, वीडियो को अगर दोबारा रिपीट करना है दोबारा रिपीट कर लीजिए, स्टेटमेंट याद कर लीजिए और प्रूफ देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पढ़ते हैं, और सारे एप्लीकेशन एक साथ निपटाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबी होगी तो आप वो देख लीजिएगा, तब तक आप इसे याद करें, एटलीस्ट इसे 1 से 2 बार रिपीट करके लिख लें याद करने के बाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, और हम ऐसे ही आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस लगातार लाते रहेंगे। पूरी एनसीईआरटी कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे ही थ्योरी ख़त्म होगी हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस और फिर एनसीईआरटी के एग्जांपल्स भी करेंगे साथ ही साथ, और कुछ पुराने PYQs जो आए हुए हैं CBSE में उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।